हेलो फ्रेंड्स, हम हाजिर है लेकर पॉलिटिकल साइंस का दूसरा अध्याय। ठीक है, हम संविधान पढ़ा रहे थे आपको, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे भारतीय संविधान सभा। और आज हम हाजिर है लेकर आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो आज हम प्रस्तावना के बारे में जानेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। चलिए, इसके ऊपर जो भी बात बनता है, जो भी प्रश्न बनता है ना, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम कवर करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, सबसे पहला क्या है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी, कुंजी आप देहाती भाषा में समझिए तो चाबी समझते हैं ना, चाबी यानी कि ताला खोलने के लिए सबसे पहले क्या आवश्यकता होती है, चाबी की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार हम ताला को खोलने जाते हैं तो सबसे पहले चाबी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार जब हम संविधान को खोलने जाएंगे तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी, प्रस्तावना की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसीलिए संविधान के जो फर्स्ट पृष्ठ है ना, उसी पर किसका जिक्र किया गया है, प्रस्तावना का जिक्र किया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसको कहते हैं, प्रस्तावना को। ठीक है ना, क्योंकि सबसे पहला पेज पर आपको क्या मिलेगा, प्रस्तावना ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किस शब्दों में शुरू होता है। माने कहता है कि भारत की प्रस्तावना कैसे शुरू करते हैं, कौन से शब्द शुरू किया जाता है, तो हम भारत के लोग, यहाँ से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, हम भारत के लोग। जब प्रस्तावना शुरू करेंगे तो यहाँ से शुरू होगा, हम भारत के लोग से शुरू होता है। सबसे पहला यही से शुरू होता है। ठीक है ना, प्रस्तावना को हम भारत के लोग से शुरू किया जाता है। आगे है, संविधान निर्माताओं ने सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया था। जब संविधान बनाया जा रहा था तो संविधान के जो निर्माता लोग थे वो किस पर सबसे अधिक ध्यान दिया था, तो प्रस्तावना पर। किस पर ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर। प्रस्तावना में चर्चा किया गया है, क्या चर्चा किया गया है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो कल भी बताया था वो क्या, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, 26 नवंबर 1949 को, और ये प्रस्तावना में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो संविधान जब बन रहा था तो सबसे पहले जो सबसे अधिक ध्यान दिया गया, किसके ऊपर दिया गया, तो प्रस्तावना के ऊपर ध्यान दिया गया था। ठीक, चलिए अब आगे बात समझिए। आगे क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था। सबसे पहली बार संविधान की प्रस्तावना में कब संशोधन किया गया था, 1976 में किया गया था। कब किया गया था, 1976 में किया गया था। सबसे पहली बार संशोधन की बात की जाए 1976 में किया गया था। ठीक है, आगे है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। माने संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार के राष्ट्र के रूप में उल्लेख किया गया है, तो स्पष्ट बात है, कहा गया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहाँ किसी धर्म को जो है ना कि सबसे अव्वल नहीं समझा जाता है। ऐसा नहीं कहता है कि तुम भाई इस धर्म को हो तो तुमको नीचा मानेंगे, तुम इस धर्म को हो तो ऊंचा मानेंगे, है ना। तो भारत किसी धर्म को वैल्यू नहीं देता है। ठीक है, और मानता है तो सबको एक समान का अधिकार देता है। और यही लिखा हुआ है संविधान में, क्या, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा हुआ है। प्रस्तावना में क्या बताया है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया है। ठीक है, आगे क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका क्या अर्थ होता है। हम कह रहे हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसका अर्थ क्या होगा, इसके अर्थ क्या होंगे, तो समझिए, यह किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि हिंदू है, लोग कहते हैं कि मुसलमान है, तो ऐसा नहीं है कि भारत अगर हिंदू बहुल्य देश है, भारत में हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, तो ऐसा थोड़ी है कि संविधान सिर्फ हिंदुओं के ऊपर जो है ना, संविधान हिंदू को बढ़ावा करता है कि नहीं तुम हिंदू हो, तुम्हारी मेजोरिटी ज्यादा है तो तुम ऐसा करो, कुछ नहीं। वो सभी धर्मों को एक समान मानता है ना। तो भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है कि भारत का धर्म क्या है, भारत का धर्म क्या है, नहीं लिखा गया है। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत कैसा है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिए। कहता है 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो ये हुआ था 1976 में। कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का जो संविधान है उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, तो 3 जो प्रमुख शब्द थे उनको जोड़ा गया था। क्या क्या, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता का मतलब समझते हैं, जिसको तोड़ा ना जा सके, है ना। तो भारत के लोग भाईचारा के रूप में रहे, चाहे किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, किसी भी समुदाय का है,
लेकिन एक भाईचारा के रूप में जब रहेगा ना तो हमारा देश कभी नहीं टूटेगा। तो कहा समाजवादी, समाजवादी की तरह सोच होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष, किसी धर्म को आप अबल नहीं माने, प्रबल नहीं, दुर्बल नहीं माने, अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे कहाँ? संविधान के 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, है ना? कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता है भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र का अर्थ समझिए क्या होता है। भारत में अनुशासनगत शासन नहीं है, भारत में अनुशासनगत शासन क्या है? नहीं है। गणतंत्र कहने के मतलब क्या होता है कि यहाँ मतलब कि जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर वो डेथ कर जाते हैं, किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो खानदान में उनका भाई होगा छोटा या उनका जो बेटा होगा वो प्रधानमंत्री बन जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि गणतंत्र कहता है कि जो व्यक्ति जिस पद पर था वो मरे तो उसके घर के कोई नहीं होगा, बल्कि जनता उसको पुनः चुनेगी, जनता पुनः चुनेगी कि भैया अब तो जो थे वो नहीं रहे, तो अब आपको चुनना है कि कौन रहेंगे, ठीक है। तो गणतंत्र का ये होता है कि वो अनुशासनगत शासक ना चले, यानी कि क्रमबद्ध क्रम नहीं चले। अनुशासनगत मतलब समझते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? कौन सा शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण जो शब्द है ना, वो संविधान की उद्देशिका में नहीं लिखा गया है। उद्देशिका जो था ना प्रस्ताव, उसमें लोक कल्याण के बारे में चर्चा कहीं नहीं किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। जो लोग कमजोर तबके के होते हैं, कमजोर वर्ग के होते हैं, उनका कल्याण करना, उनका उद्धार करना, यही अर्थ होता है। किसका अर्थ होता है? तो यह है क्या उद्देश्य है? कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उन पर ध्यान देना, है ना, यही एक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य, मुख्य रूप से ये उद्देश्य है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिए, भारत में लौकिक सार्वभौम भौमिकता का है, क्योंकि करे भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। कुछ नहीं कहा गया उसमें, सबसे पहले कहा गया है हम भारत के लोग, यानी जो भी शुरू करेंगे उसमें सभी लोग क्या कहेंगे कि हम कहाँ के लोग हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो हम भारतीय नागरिक हैं। यहीं से शुरू होती है संविधान, ठीक है। अब देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होता है ना? तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की शक्ति किसके पास होता है? जनता के पास होता है। किसके पास होता है? जनता के पास होता है। हाँ, आप कह सकते हैं कि राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, सभी होते हैं, लेकिन सब चुने किसके द्वारा जाते हैं? जनता के द्वारा। खास तौर पर जो प्रधानमंत्री होते हैं, जो मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के जो होते हैं, उनको कौन चुनता है? जनता चुनता है। जनता चुनता है तो जनता के द्वारा ही उनका चुनाव होता है, और चुनने के बाद वो जनता के बारे में सोचते हैं और जनता के बारे में करते हैं। लेकिन ऐसा खैर अभी उम्मीद ना रखें कि नेता जो चुन के मेरे द्वारा जाए वो मेरे बारे में सोचे ही सोचे, जरूरी नहीं है। क्योंकि अभी समाजवादी विचारधारा को बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, ज्यादातर लोग पूंजीवादी विचारधारा को मानते हैं। अगर कोई विधायक सांसद बनता है तो उसके अंदर का सोच जो होता है ना, पूंजीवादी विचारधारा का होता है, अर्थात वो चाहता है कि जितने भी फंड आते हैं उसमें से अधिक जो पैसा होता है हम खुद रख लें और अपने बैंक बैलेंस बढ़ा दें। अगर वो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा का होगा तो ये नहीं सोचेगा। समाजवादी विचारधारा का अर्थ क्या होता है कि सबसे पहले समाजवादी विचारधारा अगर उसके पास है तो इसका मतलब यही होगा कि वो व्यक्ति कभी भी सोचेगा तो किसके बारे में सोचेगा? समाज के बारे में सोचेगा, लोक कल्याण के बारे में सोचेगा, है ना। चलिए आगे देखिए, आगे भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन अधिनियम ने किया था, है ना, किस संशोधन अधिनियम में किया गया था उद्देशिका में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। तो कह रहा है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? 42वें। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन, जो परिवर्तन किया गया, तो संविधान में कभी भी आपको परिवर्तन करना है, किसी भी चीज के बारे में परिवर्तन करना है, तो उसका एकमात्र उपाय है क्या? संविधान का संशोधन करना। संशोधन का मतलब समझते हैं? संशोधन का
सिंपल सी अर्थ होता है सुधार करना, है ना। जैसे किसी को लगा कि जो पहले था संविधान में थोड़ा सा अल्टर चल रहा है, वर्तमान से कुछ अलग चल रहा है, उसमें हमको सुधार लाना है, तो बैठक किया जाएगा और संविधान की संशोधन की जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले संविधान संशोधन कब किसमें हुआ था? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था, ठीक है। आगे है संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। कहता है संविधान की प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा प्रदान करता है? तो प्रजातंत्र। प्रजातंत्र प्रजातंत्र का मतलब समझते हैं कि जनता ही सब कुछ है ना, जनता ही सब कुछ है। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का बड़ी अच्छा परिभाषा दिया था, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, है कि नहीं। तो जनता ही सब चीज है। जनता क्या करती है? किसी प्रतिनिधि को खड़ा करती है, फिर इसी को क्या करती है? जनता ही चुनती है, और चुनने के बाद जो प्रतिनिधि जाता है किसके लिए काम करता है? जनता के लिए ही काम करता है, और जो प्रतिनिधि होता है वो एक जनता ही होता है। सब जनता का ही खेला है। यानी क्या होता है? प्रजातंत्र, यानी सब अधिकार किसके पास है? प्रजा के पास है, यानी जनता के पास है। जनता अपने वोटिंग के द्वारा मत प्रयोग करके किसी को भी चुन सकता है, ठीक है। आगे है संविधान की प्रस्तावना में देश को किस नाम से पुकारा गया है ना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो संविधान में देश को दो नाम से पुकारा गया है, एक भारत और दूसरा क्या? इंडिया। कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया। जैसे बात क्या है कि यहाँ के लोग तो हम लोग क्या कहते हैं? भारत कहते हैं, लेकिन जो विदेशी लोग होते हैं ना, अधिकांश लोग वो इंडिया का के संबोधन करते हैं, खास तौर पर इंग्लैंड, है ना, इंडिया का के संबोधन करता है, लेकिन भारतीय लोग क्या कहते हैं? इसको भारत कहते हैं। अब कहने को कुछ भी कहता है, आर्यावर्त भी कहता है, जम्बूद्वीप भी कहता है, सब चीज कहता है, लेकिन क्या है ना कि अगर संविधान की बात की जाए तो संविधान में मूल रूप से दो ही बात कहा गया है, एक भारत और क्या है? एक दूसरा इंडिया, ठीक है। आगे बात है भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र अपनाया गया है? भारतीय संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र को अपनाया गया है? देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र माने कह रहा है क्या? लोकतांत्रिक तो है लेकिन कैसा है? गणतंत्र है। ये सबसे बड़ी मायने होता है गणतंत्र। लोकतांत्रिक भी है और गणतंत्र भी है, इसका मतलब समझते हैं। लोकतांत्रिक है मतलब लोगों का अधिकार है, अपनी वोटिंग के द्वारा किसी को चुन सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक वो बनेगा नहीं, ठीक है ना, वंशानुगत नहीं चलने वाला है, ठीक है। इसे लोकतांत्रिक बोल दिया कि लोगों के मत पर चुना जाएगा, और गणतंत्र बोल दिया मतलब लोग चुनेंगे, अपने मन से चुनेंगे, जिसको चाहे जनता चुन सकती है, उसको हम सरकार में भेज सकते हैं, हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या था? ये था आपको प्रस्तावना। प्रस्तावना उम्मीद करते आप समझ गए होंगे। हम सबसे पहले पढ़ा है भारतीय संविधान सभा पढ़ा है, उसके बाद दूसरा क्या था? ये प्रस्तावना। तो हम एक एक करके एक एक टॉपिक आपको देते जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आप बढ़िया से समझ सकें। और इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो आप एसएससी की तैयारी करते हैं, चाहे आप जीडी की तैयारी करते हो, चाहे आप रेलवे की तैयारी करते हो, चाहे आप आरपीएफ की तैयारी करते हो, बैंकिंग की तैयारी करते हो, कहीं भी जहां पॉलिटिकल साइंस की रोल होती है वहां पे ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बस आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला टॉपिक होगा आपका क्या? भारत के संघ राज्य क्षेत्र, अगला टॉपिक ये होगा, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है ना तो लोगों के पास शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। फिर मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।